सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले वेदों को भारतीय इतिहास का सबसे पुराना दस्तावेज माना जाता था। भारतीय और यूरोपीय विद्वानों के बीच वेदों की तिथि को लेकर काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिलते हैं। एक और जहां भारतीय विद्वान इसे कहीं ज्यादा पुराना बताते हैं, तो यूरोपीय विद्वान उनसे सहमत नजर नहीं आते हैं। हालांकि आमतौर पर ऋग्वेद के रचनाकार को 1500 बीसी के आसपास माना जाता है। फिलहाल वेदों का रचनाकाल जो भी रहा हो, लेकिन एक बात तो तय है कि यह साहित्य दुनिया के अन्य साहित्य के मुकाबले कहीं ज्यादा पुराना है। वहीं वेद दुनिया में इंसान के दिमाग द्वारा रचित सबसे पुराने साहित्य में से एक है। जर्मनी के मैक्स मूलर ने तो वेदों को आर्यों द्वारा बोले गए पहले शब्द की उपाधि भी दी है। ऐसा कहते हैं कि वेदों की रचना आर्यों द्वारा उस समय की गई थी जब वो लोग उत्तर पश्चिम की ओर से भारत की उपजाऊ जमीन पर आए थे। भारत में रचे गए वेद उसी विचार का नतीजा थे, जिसकी बदौलत ईरान में अवेस्टा की रचना हुई। यहाँ तक कि वेदों और अवस्था की भाषा में बहुत ज्यादा समानता भी देखने को मिलती है। इसके बाद नेहरू जी अपने ऊपर पौराणिक कथाओं के प्रभाव के बारे में बात करते हैं। नेहरू जी कहते हैं कि अगर कोई इंसान पौराणिक कथाओं को तथ्य के नजरिए से देखेगा तो उसे ये कथाएं सच्चाई से बहुत दूर और बेवजह की मालूम पड़ती होंगी, मगर जैसे ही आप इसमें विश्वास करने लगते हैं तो इन्हें एक नया मतलब मिल जाता है। पुरानी कथाओं में विश्वास करने वालों को इसमें एक रोशनी, एक उम्मीद और एक अजब सी खूबसूरती नजर आती है। इसकी मदद से उन्हें अपनी जिंदगी के बहुत सारे अहम पाठ सीखने को मिलते हैं। भारत में आर्यों के आने के बाद कुछ नई समस्याओं का भी जन्म हुआ। इनमें से कुछ समस्याएं राजनीतिक थीं, तो कुछ समस्याएं जाति से जुड़ी हुई थीं। कहते हैं कि द्रविड़ जाति के पास सभ्यता का पुराना इतिहास तो था, लेकिन भारत में नए नए कदम रखने वाले आर्यों को यह विश्वास था कि सांस्कृतिक और सभ्यता के रूप में वो द्रविड़ जाति से कहीं ज्यादा आगे हैं। इन दो जातियों के अलावा उस समय भारत में अलग अलग कबीले, बंजारे और जंगल में रहने वाले लोग भी शामिल थे। इन अलग अलग जातियों के मिलने से और आपस में टकराव होने से जाति व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसने आने वाली शताब्दियों में भारतीय जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है। यह भी मुमकिन है कि जाति व्यवस्था को आर्य और द्रविड़ जाति में से किसी ने खुद जन्म न दिया हो सकता है कि जाति व्यवस्था उस समय के समाज को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए विकसित की गई हो। अगर इतिहास की ओर मुड़कर देखा जाए तो उस दौर में इतिहास की सभी पुरानी सभ्यताओं में समाज व्यवस्था के तहत समाज को अलग अलग वर्गों में बांटा गया था। अगर चीनी सभ्यता को छोड़ दिया जाए तो लगभग दुनिया की सभी पुरानी सभ्यताओं में हमारी जाति व्यवस्था से मिलती जुलती वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। भारत में जाति व्यवस्था की शुरुआत आर्य और गैर आर्य वर्गों के साथ हुई थी। इस व्यवस्था की शुरुआत आर्य लोगों ने भारत में खुद को दूसरे लोगों से अलग रखने के लिए की थी। आर्य शब्द जिस मूल शब्द से निकलता है उसका अर्थ है जुताई करना। लगभग सभी आर्य जाति के लोग कृषि से जुड़े हुए थे और उस समय कृषि को एक उच्च कोटि का कार्य समझा जाता था। वहीं कृषि करने वाला एक आर्य पंडित का काम भी कर सकता था, सैनिक का काम भी कर सकता था और व्यापार भी कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ समाज में नए वर्णों का गठन शुरू हो गया और काम के अनुसार आर्य समाज में और भी जातियों का उदय हुआ। आर्य समाज में अब व्यापार करने के लिए वैश्य जाति, युद्ध और राजकाज का काम संभालने के लिए क्षत्रिय और धार्मिक अनुष्ठानों का कामकाज संभालने के लिए ब्राह्मण वर्ग का गठन हो गया। इसके बाद समाज के सबसे निचले तबके के तौर पर शूद्र वर्ण का जन्म हुआ, जिसमें श्रमिक और अकुशल श्रमिक शामिल थे। धीरे धीरे करके भारतीय समाज में मौजूद आर्य समाज के लोगों को भी शूद्र जाति के तहत आर्यों ने सम्मिलित कर लिया। माना जाता है कि शुरुआत में जातियों का यह विभाजन बहुत ज्यादा कठोर नहीं था। अगर कोई व्यक्ति किसी नए इलाके को अपने कब्जे में कर लेता था तो वो खुद को क्षत्रिय जाति में सम्मिलित करवा सकता था और अपने लिए ब्राह्मण वर्ग की मदद से एक उपयुक्त वंशावली बनवाकर खुद को आर्य कहानियों के किसी नायक से जोड़ सकता था। मगर धीरे धीरे यह वर्ण व्यवस्था बेहद कठोर हो गई और एक जाति से दूसरी जाति में शामिल होना लगभग नामुमकिन हो गया। आर्य द्वारा केवल भारतीय समाज को ही नहीं बल्कि एक व्यक्ति की जिंदगी को भी 4 हिस्सों में विभाजित करने का काम किया गया। पहले भाग में प्रगति, ज्ञान प्राप्त करना, किशोरावस्था, अनुशासन, आत्मानुशासन और निरंतरता को शामिल किया गया। वहीं दूसरा भाग गृहस्वामी और जगत के मनुष्य का था।
तीसरा भाग राजनेता का था, जिसने सुनिश्चित शिक्षा और निष्पक्षता हासिल कर ली हो और अब वो बिना अपने स्वार्थ के लिए सोचे समाज की सेवा में तत्पर रहने के लायक हो गया हो। इस सब के बाद चौथा और अंतिम चरण वैरागी का था, जो दुनिया से काफी हद तक कटा हुआ जीवन जीता था। पुरानी भारतीय सभ्यता या इंडो आर्यन संस्कृति का केंद्रीय विचार धर्म का था, जो धर्म या आस्था से कहीं ज्यादा था। ये दायित्वों की एक अवधारणा थी, स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन की। ये धर्म स्वयं रीति का हिस्सा था, जो ब्रह्मांड के कामकाज को नियंत्रित करने वाला मौलिक नैतिक कानून था और इसमें सब कुछ था। यदि ऐसा कोई कानून था तो मनुष्य को उसके हिसाब से खुद को ढालना था और उसे इस तरह के कार्य करना चाहिए कि वो उस नियम का पालन करता रहे। यदि मनुष्य ने अपना कर्तव्य किया और अपने कार्यों में नैतिक रूप से सही था तो सही नतीजे जरूर हासिल होंगे। हालांकि उस दौर में लोगों को व्यक्तिगत अधिकारों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जो कि आज के समय के पूरी तरह से विपरीत है, क्योंकि आज व्यक्ति समूह और राष्ट्र के अधिकारों को काफी ज्यादा महत्व दिया जाने लगा है। इस तरीके से हम देखते हैं कि शुरुआत से ही भारत के इतिहास में सभ्यता और संस्कृति भरपूर रूप से शामिल रही है। आने वाले समय में बहुत सारे बदलाव और मुसीबतों से जूझने के बावजूद ये संस्कृति खुद को बचाने में सफल रहती है। तो शायद इसके पीछे इस संस्कृति और सभ्यता की कोई खासियत जरूर है। किस तरीके से भारतीय सभ्यता और संस्कृति अपने अस्तित्व को बचाए रखती है और खुद को वक्त के साथ बदलती रहती है, ये जानने के लिए आइए चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। वेदों के बाद भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास को एक नया रूप देते हुए उपनिषद की रचना हुई। माना जाता है कि उपनिषद की रचना 800 बीसी के करीब हुई थी। वहीं उपनिषद को इंडो आर्यन विचारों के विकास का एक अहम दस्तावेज माना जाता है। इसके साथ ही उपनिषद भारतीय संस्कृति और साहित्य के नजरिए से भी एक बहुत बड़ी प्रगति थी। आर्यों को भारत में स्थापित हुए एक अच्छा खासा समय बीत चुका था और एक समृद्ध और स्थिर सभ्यता भी विकसित हो चुकी थी। इस आर्य सभ्यता में पुराने और नए विचारों का मिश्रण देखने को मिल रहा था, जिसमें आर्य विचार हावी तो थे, लेकिन पूजा पाठ करने का तरीका अभी भी पुराना था। समाज में वेदों की इज्जत तो की जाती थी, लेकिन साथ ही वेदों को लेकर जनता के बीच एक कोमल विडंबना की भावना भी देखी जा रही थी। उपनिषद की रचना करते समय पुरानी परंपराओं और ज्ञान को पीछे नहीं छोड़ा गया, बल्कि उसका इस्तेमाल करके एक नई शुरुआत के लिए जमीन तैयार की गई थी। वहीं उपनिषद में मानसिक रोमांच और सच्चाई का पता लगाने के लिए और जुनून के लिए जगह छोड़ी गई है। हालांकि सच्चाई की इस खोज में आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद उपनिषद के तरीकों में विज्ञान का एक तत्व देखने को मिलता है। उपनिषद में कोशिश की गई है कि सच्चाई की खोज में दकियानूसी ख्याल दखल अंदाजी न करें। वहीं उपनिषद में खुद को जानने और खुद को पहचानने पर ज्यादा जोर दिया गया है। इसके साथ ही आत्मज्ञान और पूर्ण आत्मज्ञान को एक ही चीज बताया गया है और इसे हासिल करने पर भी जोर दिया गया है। बाहर की दुनिया को असत्य नहीं बताया गया है, बल्कि बाहरी दुनिया को अपने आंतरिक स्वयं का हिस्सा बताया गया है। प्रारंभिक भारतीय विचारों ने ईरान के माध्यम से ग्रीस में प्रवेश किया और वहां के कुछ विचारकों और दार्शनिकों को प्रभावित भी किया। वहीं बहुत बाद में प्लोटिनस ईरानी और भारतीय दर्शन का अध्ययन करने के लिए पूर्व में आया और विशेष रूप से उपनिषदों में रहस्यवादी तत्व से प्रभावित हो गया। कहा जाता है कि प्लोटिनस से होते हुए इन विचारों में से कई सेंट ऑगस्टीन के पास गए और उनके माध्यम से उपनिषद के विचारों ने उस दौर के ईसाई धर्म को प्रभावित किया। उपनिषद में लगातार शरीर की तंदुरुस्ती और मन की स्पष्टता पर जोर दिया गया है और दोनों ही चीजों में अनुशासन का होना बहुत जरूरी बताया गया है। ज्ञान की प्राप्ति या किसी उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़ा, आत्म बलिदान की आवश्यकता होती है। किसी भी प्रकार की सफलता हासिल करने के लिए तपस्या करना बेहद जरूरी होता है। ये विचार भारतीय संस्कृति के बौद्धिक वर्ग के साथ ही अनपढ़ वर्गों में भी हमेशा से लोकप्रिय रहा है। ये आज भी वैसे ही मौजूद है जैसे ये हजारों साल पहले मौजूद था और गांधी जी के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार को हिला देने वाले जन आंदोलनों के मनोविज्ञान को समझने के लिए उसकी जानकारी हासिल करना आवश्यक है।
नेहरू जी लिखते हैं कि मेरे लिए अधिकांश अन्य लोगों की तरह उपनिषदों की अवधि की कल्पना करना और उन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करना मुश्किल है जो इनकी रचना में शामिल थी। हालांकि वो कल्पना करते हैं कि अपने विचार रखने वाली और पढ़ी लिखी छोटी सी जनसंख्या और बहुसंख्यक बिना पढ़े लिखे लोगों के बीच एक विशाल मानसिक और सांस्कृतिक अंतर के बावजूद एक बंधन था। जिस वर्णों में बैठे हुए समाज में वो रहते थे उसके मानसिक रूप से भी अलग अलग वर्ग थे और इन्हें स्वीकार किया गया था। ऐसा करने से समाज के अलग अलग हिस्सों में आपसी लड़ाई को किसी तरीके से रोका जा सका था। यहां तक कि उपनिषदों के नए विचार को लोकप्रिय विचारों के हिसाब से प्रचारित किया गया ताकि वो पहले से चले आ रहे पूर्वाग्रहों और अंधविश्वासों के साथ सटीक बैठे, जिसकी वजह से उपनिषदों का वास्तविक अर्थ कहीं खोकर रह गया। इस तरीके से उपनिषद वर्गीकृत सामाजिक संरचना को छू नहीं सके बल्कि उन्हें और संरक्षित करने का काम करने लगे। इस प्रकार उपनिषदों की विचारधारा बहुत सीमित रूप से ही जनता के बीच पहुंच सकी और रचनात्मक अल्पसंख्यक और अनपढ़ बहुसंख्यक जनता के बीच बौद्धिक अलगाव अधिक स्पष्ट हो गया। समय के साथ इसने नए आंदोलनों को जन्म दिया। वहीं भौतिकवादी दर्शन, अज्ञेयवाद, नास्तिकता की एक नई शक्तिशाली लहर भी देखने को मिली थी। इसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म और प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य रामायण और महाभारत भी विकसित हुए। इस तरीके से ये दौर विचार और क्रिया के क्षेत्र में, साहित्य और नाटक में, मूर्तिकला और वास्तुकला में और भारत की सीमाओं से दूर सांस्कृतिक, मिशनरी और औपनिवेशिक उद्यमों में रचनात्मक प्रयासों के विस्फोट के साथ सफल होता है। बीच में आंतरिक कारणों और बाहर से घुसपैठ दोनों के कारण कुछ समय के लिए संघर्ष की स्थिति भी देखने को मिली, लेकिन ये स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रहती है और रचनात्मक ऊर्जा के एक नए दौर की शुरुआत होती है। विभिन्न दिशाओं में इस तरह की गतिविधि का अंतिम महान काल शास्त्रीय युग था जो ईसा के बाद चौथी शताब्दी में शुरू हुआ था। लगभग 1000 एडी या उससे पहले भारत में आंतरिक क्षय के संकेत बहुत स्पष्ट हैं। हालांकि पुरानी कलात्मकता ने काम करना और साथ ही अच्छा काम करना जारी रखा। इसी दौरान एक अलग पृष्ठभूमि से नए लोगों ने भारत में आना शुरू कर दिया, जिससे थकान से जूझ रही भारत की आत्मा और उसके मन को एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई। चलिए अब चलते हैं कुकू एफएम के अगले एपिसोड की ओर, जिसमें हम जानेंगे भारत के महाकाव्यों, परंपराओं और मिथकों के बारे में।